तो आइए बच्चों, हम लोग बात करते हैं लेसन नंबर 2। क्लास 10th का हमने पढ़ाया था आप लोगों को। क्लास 10th का लेसन नंबर हमने 1 पढ़ा दिया था आपको। अब चलते हैं आपको लेसन नंबर 2 की तरफ। लेसन नंबर जो 2 है ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और परीक्षा में 5 से 6 नंबर का इस लेसन से अवश्य आता है। कुछ इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं जो बड़े प्रश्नों के रूप में आते हैं। 5 या 6 नंबर में केवल एक ही प्रश्न कभी कभी देता है, या फिर कभी कभी 4 नंबर के प्रश्न आते हैं इस लेसन से। तो आइए चर्चा करते हैं इसमें पढ़ना क्या हमको। तो इसमें आप लोगों को पढ़ना है अम्ल, क्षारक तथा लवण। इसमें हम लोग पढ़ना है अम्ल के बारे में, क्षारक के बारे में और लवण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के बारे में। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। आइए अम्ल के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग जानेंगे अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल की परिभाषा क्या होती है। अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एसिड। तो अम्ल की परिभाषा क्या होती है, तो आप लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा आपको अब नहीं काम आने वाली है। ये परिभाषा केवल आपको सीखने के लिए थी। अभी आपको यहाँ प्रूफली आपको देखना है। ठीक है, वो परिभाषा केवल सीखने के लिए थी, जानने के लिए थी। लेकिन यहाँ प्रूफली जो साइंस होता है प्रूफ मांगता है, प्रैक्टिकली दिखाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के तौर पर हम जानेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, तो अम्ल की परिभाषा देने वाले 2 साइंटिस्ट हैं, 2 वैज्ञानिक हैं और इनकी परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिक दिए हैं। तो पहली परिभाषा जो दिया गया है, पहली परिभाषा जो है ये जानी जाती है आयनन सिद्धांत के नाम से। आयनन सिद्धांत के नाम से जानी जाती है। पहली जो परिभाषा है जानी जाती है आयनन सिद्धांत के नाम से। इसको किसने दिया था, तो इसको देने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो हैं, इसको देने वाले जो साइंटिस्ट हैं आर्हेनियस हैं। कौन है? आर्हेनियस। कहीं कहीं पर आर्हेनियस लिखा रहेगा। तो अगर पूछ दे अगर आपसे कि आयनन सिद्धांत किसने दिया है, तो आप बताएंगे आर्हेनियस ने। ठीक है, आर्हेनियस ने आयनन सिद्धांत दिया है। और ये जो भी हम परिभाषाएं आपको लिखवाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, वो सभी परिभाषाएं कैसी हैं? आधुनिक परिभाषाएं हैं। तो कभी अगर आपसे पूछ दे कि अम्ल की आधुनिक परिभाषा क्या होती है, तो 2 परिभाषाओं में से एक लिखेंगे। और यदि किसी के नाम देकर या किसी को हेडिंग देकर पूछ दे कि आयनन सिद्धांत क्या होता है, तो सीधे आप आयनन सिद्धांत के अंदर जो लिखवाएंगे वो लिखेंगे। ठीक है, और दूसरी परिभाषा क्या होती है? दूसरी जो परिभाषा होती है ये होती है प्रोटॉन संकल्पना। क्या होता है? प्रोटॉन संकल्पना। दूसरी परिभाषा क्या होता है? प्रोटॉन संकल्पना। इसको किसने दिया था? तो इसको दिया था ब्रांस्टेड लोरी ने। किसने दिया था? ब्रांस्टेड लोरी ने दिया था। तो प्रोटॉन संकल्पना ये भी सिद्धांत ही है, इसको दिया था ब्रांस्टेड लोरी ने। तो अगर आपसे पूछे कि प्रोटॉन संकल्पना क्या होती है, तो इसको परिभाषित करेंगे। आपसे पूछे कि आयनन सिद्धांत क्या होता है, तो इसको परिभाषित करेंगे। या फिर अगर नाम देकर पूछे आर्हेनियस का, तो इसको परिभाषित करेंगे। ब्रांस्टेड लोरी का नाम देकर पूछे तो इसको परिभाषित करेंगे। ठीक है, या फिर अगर पूछ ले कि अम्ल की आधुनिक परिभाषा क्या होती है, तो इन दोनों में से कोई एक परिभाषा आप परीक्षा में लिखेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। तो यहाँ पर वर्ड जो दिखा रहा है आयन। आयन का मतलब क्या होता है कि आयन बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस परिभाषा में देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको परिभाषाएं आसान हो जाएंगी। जैसे हम लोग लेते हैं HCl, जैसे हम लोग लेते हैं HCl, और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, जब इसको हम जल में घोलेंगे, जब HCl को हम जल में घोलेंगे, तो ये H+ और Cl- में टूट जाएगा। H+ और Cl- में टूट जाएगा। अलग एग्जांपल लेते हैं H2SO
4 H2SO4। जब इसको हम जलीय विलयन में घोलेंगे तो H कितना है, 2H है, और H पे कितना आवेश होता है, +1 आवेश होता है। ठीक है, तो H कितना है, 2 है 2 है, और H पे होता है +1 आवेश, और यहाँ पर क्या है, SO4 है, SO4। तो आप जानते हैं कि एक पे जितना प्लस होगा दूसरे पे उतना ही माइनस होगा। तो यदि एक H पे एक प्लस होता है तो यहाँ पे क्या है, 2 के गुणा में है, तो 2H पे कितना हो गया, 2 प्लस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक पे देखिए जितना प्लस होता है उतना दूसरे पे माइनस होता है। जैसे यहाँ पर क्लोरीन पे एक माइनस होगा तो H पे एक प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो एक H पे एक प्लस होता है, यहाँ पे कितना H है, 2H है, 2H पे कितना हुआ, 2 प्लस हुआ, तो इस पे 2 माइनस होगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दोनों क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये है सल्फ्यूरिक अम्ल है। बैटरी का पानी जिसे हम कहते हैं, ये सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि वे पदार्थ, ध्यान सुनिएगा, और यहां पे जो दिखाई दे रहा है क्या है, हाइड्रोजन आयन। क्या है, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, तो अब परिभाषा आपको स्पष्ट यहाँ पे समझ में आ रही होगी। देखिए कैसे बताएंगे परिभाषा, केवल एग्जाम्पल से हम परिभाषा लिखवाएंगे नहीं, आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे इसमें कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, हम जब इस पदार्थ को, हमको पता नहीं कि क्या है, और मान लें कि हम इसको पता नहीं है कि क्या है, लेकिन जब इसको हम जल में घोल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन आयन बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि जब जल में घोल रहे हैं तो क्या निकल रहा है, आयन निकल रहा है, धन आयन और ऋण आयन। यहाँ पर भी धन आयन और ऋण आयन। तो यहाँ पर क्या निकल रहे हैं, क्या टूट रहा है, किस भाग में, आयनों के रूप में, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग आयनन सिद्धांत। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर जो भी पदार्थ हमने लिया, जब जलीय विलयन में उसको घोल रहे हैं, चाहे जल में घोल रहे हैं, तो 2 प्रकार के आयनों में टूट रहा है। तो जब 2 प्रकार के आयनों में टूट रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आयनों में टूट रहा है, इसलिए क्या हो गया, आयनन सिद्धांत। ठीक है, लेकिन परिभाषा इसे क्या होगी, तो परिभाषा हम ऐसे लिखेंगे कि वे पदार्थ, कैसे लिखेंगे, वे पदार्थ, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में, ठीक है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं या फिर हाइड्रोजन आयन देते हैं। आप लिखेंगे कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि HCl को जब जल में घोल रहे हैं तो H+ आयन दे रहा है, H2SO4 को जब जल में घोल रहे हैं तो H+ आयन दे रहा है, अर्थात जो H+ आयन देगा वो क्या कहलाएगा, आपका अम्ल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल, और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार या आयनन सिद्धांत के अनुसार, या अम्ल की आधुनिक परिभाषा पूछे तो आप इसी को लिखेंगे, एग्जाम्पल को इसमें से एक देंगे। आइए बात करते हैं प्रोटॉन संकल्पना पे। तो यहाँ पर आयन बन रहा था, यहाँ पर आयन बन रहा था, इसलिए हो गया था आयनन सिद्धांत। यहाँ पर प्रोटॉन निकलेगा तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पर प्रोटॉन संकल्पना। आइए देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू, इसी एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं हम लोग। जैसे हमने लिया था, यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, हमने HCl ले लिया और यहाँ पर H2SO4 ले लिया। अब हम इसको जल में घोलेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम जल में घोलेंगे। देखिए अभिक्रिया दोनों तरफ चलती है, इसलिए इसको हम दिखा दे रहे हैं आपको, दोनों तरफ अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा दिया इसको। तो जब इसको हम तोड़ेंगे तो फिर यहाँ पर क्या टूटेगा, H+ में और Cl- में। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखें, अगर इसको हम तोड़ें तो यहाँ पर भी वही सेम होगा। H कितना है, 2H है, और एक H पे एक प्लस होता है, और यहाँ पर SO4 है। तो हमने बताया कि एक पे जितना प्लस होगा दूसरे पे उतना ही माइनस होगा। तो एक H पे एक प्लस, 2H पे 2 प्लस हो गया, तो यहाँ पर होगा 2 माइनस। समझ में आ रहा है? तो बस कुछ नहीं करना है,
ब्रांस्टेड लोरी जो थे उन्होंने इसी H+ को क्या कह दिया था, प्रोटॉन कह दिया था। क्या कह दिया था, प्रोटॉन कह दिया था, प्रोटॉन कह दिया था। ठीक है, प्रोटॉन कह दिया था। तो अब देखिए यहाँ पे इसकी परिभाषा आपने क्या बनाया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ या फिर कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यहाँ पर क्या बताएंगे कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में प्रोटॉन देते हैं, क्या बताएंगे, प्रोटॉन देते हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आयन इसी को कह रहे हैं, और ये ब्रांस्टेड लोरी क्या कह रहे हैं, इसको प्रोटॉन की संज्ञा दे रहे हैं। ठीक है, तो परिभाषा सेम, बस थोड़ा सा परिभाषा में अंतर है, एग्जाम्पल सेम रहेंगे आपके। बस इन्होंने हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन कह दिया है, क्योंकि प्रोटॉन पर क्या होता है, धन आवेश होता है, और इसी कारण इसको भी क्या कह दिया उन्होंने, प्रोटॉन कह दिया, क्योंकि प्रोटॉन पर एक ही केवल आवेश होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, फिर देखते हैं कैसे परिभाषा बताएंगे। तो यहाँ पर हमने बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, और यहाँ पर क्या कह देंगे कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में प्रोटॉन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने आपको अम्ल की दो परिभाषा बता दी, चाहे इस नाम से पूछे चाहे इस नाम से पूछे, हम इन दोनों में से इसी को लिखेंगे परिभाषा को। अगर इस नाम से पूछे या इस नाम से पूछे, आप इसमें से एग्जाम्पल एक लिखेंगे, और परिभाषा बस क्या करना है, इसको यहाँ पर प्रोटॉन कह देना है और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कह देना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। अभी हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के प्रकार। ठीक है, अम्ल की परिभाषा में इतना ही, कोई एक लिखेंगे आप, परीक्षा में दोनों नहीं लिखना है, जितना पूछे उतना ही लिखना है, उससे अधिक बिल्कुल आपको जाना नहीं है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं अम्लों के प्रकार के बारे में, कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अम्ल के प्रकार में पढ़ेंगे, तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल केवल होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के। पहला होता है, फर्स्ट होता है आपका प्रबल अम्ल। पहला क्या होता है, प्रबल अम्ल। और दूसरा क्या होता है, दुर्बल अम्ल। दूसरा क्या होता है, दुर्बल अम्ल। पहला होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। यानी कि प्रबल मतलब स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग एसिड, और यहाँ पर वीक एसिड। वीक माने क्या होता है, दुर्बल। ठीक है, तो ये स्ट्रांग एसिड, या इंग्लिश लिख सकते हैं आप लोग, स्ट्रांग एसिड, और यहां पर होगा वीक एसिड, वीक एसिड। ठीक है, तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल केवल दो प्रकार के होते हैं। आइए बात करते हैं इसकी। तो देखिए, प्रबल अम्ल का मतलब होता है कि वे अम्ल, हम सिंपल बता रहे हैं आपको, वे अम्ल जो वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, अर्थात पूर्णतया आयनित का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हो गया, एग्जाम्पल की बात करें तो HNO3 हो गया, HCl हो गया, और H2SO4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल किसका सूत्र होता है, नाइट्रिक अम्ल का नाम अब हम बोल रहे हैं, लिखते जाइएगा, जगह कम है। यह है नाइट्रिक अम्ल, यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। आइए एग्जाम्पल थ्रू करते हैं हम लोग। जैसे अगर हम HCl की बात करें, HCl, इसको जब जलीय विलयन में हम लोग रखेंगे, जलीय विलयन में तोड़ेंगे, तो क्या होगा, HCl जो होगा जलीय विलयन में क्या करेगा, पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा। सॉरी, है ना, HNO3 की बात कर रहे थे हम, HNO3 की बात कर रहे थे।
तो जब इसको हम जलीय विलयन में रखेंगे तो क्या होगा, पूर्णतया आयनित हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे H कितना, एक H है, तो एक H पे कितना प्लस था, एक प्लस, तो NO3 पे कितना माइनस होगा, एक माइनस, NO3 माइनस। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसके बाद दो ही प्रकार के आयन थे, दोनों में पूर्ण रूप से क्या हो गया, आयनित हो गया, तो H प्लस और NO3 माइनस में। ठीक है। अगर हम यहाँ पर H2SO4 पहले आप लोग देख ही लिए हैं, HCl भी देख लिए हैं, फिर से देख लेते हैं हम लोग। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल जब टूटेगा तो दो H है, एक H पे एक प्लस था, दो H पे कितना हो गया, दो प्लस हो गया, तो SO4 पे कितना होगा, दो माइनस, SO4 पे टू माइनस। समझ में आ रहा है? एक H है यहाँ पर, तो एक H पे एक प्लस होगा तो NO3 पे क्या होगा, एक माइनस। यहाँ पर एक H पे एक प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे दो H है तो दो प्लस हो गया, यानी कि दो हाइड्रोजन पे दो प्लस हो गया, तो इस पे क्या होगा, SO4 पे दो माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी अम्ल हमने एग्जाम्पल में लिया है वो सभी पूरा पूरा आयनित हो जा रहे हैं, इसलिए क्या है, प्रबल अम्ल हैं। ठीक है। तो आप बताएंगे कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और जस्ट इसका उल्टा होता है दुर्बल अम्ल, यानी कि पूर्णतया आयनित नहीं होते। पूर्णतया आयनित नहीं होते। तो आप बताएंगे इस वाले में, देखिए, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते, चाहे वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। क्या बताएंगे कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यहां पर क्या बताएंगे, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, तो हम बात कर लेते हैं एसिटिक अम्ल की। सूत्र होता है CH3COOH, CH3COOH कामा। बात करते हैं फार्मिक अम्ल की, HCOOH होता है फार्मिक अम्ल। ठीक है, ये होता है फार्मिक अम्ल। HCN की बात करें तो यहां पर आप देख रहे हैं ये सभी क्या है, दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल की बात करें, इसको हल करते हैं समीकरण के थ्रू। जैसे मान लीजिए CH3COOH की बात करें, CH3COOH की बात करें यहाँ पर, तो जब इसको जलीय विलयन में हम रखेंगे तो टूटेगा दो भागों में, एक भाग यहाँ से हो जाएगा और एक भाग ये, तो CH3COO, CH3COO, और एक भाग क्या हो जाएगा, H। तो आप जानते हैं कि H पे एक प्लस होता है, तो इस पे क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए, इस पूरे भाग में ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं हुआ है, इसके पास अभी भी H क्या है। ठीक है, ये पूरा पूरा आयनित नहीं हुआ, इसके पास यहाँ पर अभी भी H की मात्रा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जब पूर्ण रूप से आयनित नहीं होगा जलीय विलयन में, तो वो अम्ल क्या कहलाएगा, दुर्बल अम्ल। आपको परीक्षा में एग्जाम्पल में से इन्हीं में से कोई आएगा, जितना हम बता रहे हैं उससे बाहर बिल्कुल नहीं आने वाला है। केवल आप इसी को सही तरीके से जान लें, सही तरीके से इसका अध्ययन कर लें, तो आप परीक्षा में अगर ये प्रश्न आते हैं तो उसको सही तरीके से कर जाएंगे। ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे।